जैसे हो दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के एलाबोरेटरी चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूँ। दोस्तों हमेशा की तरह मैं कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग लेके आता हूँ और आप भी सुनते हो, इसके लिए धन्यवाद। चलिए दोस्तों आज के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे कि मैं आज के वीडियो में जो आपको थंबनेल दिखा है वो बिल्कुल बराबर दिखा है, क्योंकि यहाँ पे सभ्यताओं का जब हम अभ्यास करते हैं, सभ्यताओं को हम यहाँ पे देखते हैं, तो एक बात हमें ये आती है कि कहीं भी किसी भी किताब में आदिवासी समुदाय उस काल तक रहते थे ये नहीं लिखा है, लेकिन सभी इतिहासकार इस बात को मानते हैं कि अगर इस धरती पे पहले कोई था तो वो आदिवासी है। वो कोई भी, जैसे भिल एकदम पुरानी और गोंड एकदम पुरानी जनजाति है, वैसे ही पुराने आदिवासी लोग के समुदाय कबीले होते थे। उनमें एक गणतंत्र व्यवस्था थी। वो व्यवस्था अगर हम आज के दौर में पता कर दें तो शायद आज के दौर में जाति भेदभाव, व्यक्तिगत भेदभाव, ये वर्ण भेदभाव, ये सभी भेदभाव हमें तुच्छ लगेंगे। इतनी जबरदस्त सभ्यता उस काल में थी। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि द्वापर युग, त्रेता युग, सतयुग का जो उल्लेख किया जाता है हर सीरियल में, आजकल तो सीरियल भी दिखाए जा रहे हैं जो लोग घर में देख के बैठे देख रहे हैं। द्वापर युग, त्रेता युग, ये त्रेता युग के नाम अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से खोजें तो ये नाम ऐसे निकलते हैं: पाषाण युग, अश्म युग, धातु युग, इसके नाम निकलते हैं। और जितने भी ये युग है, हर युग में आदिवासी पाया गया है। हर युग में आदिवासी होता था। आज परसों भी जो भी हमारे 1800 से 1700 में किसी राजा ने यहाँ पे युद्ध किया है तो उस राजा के लिए जान देने वाला भी आदिवासी है। अगर यहाँ पे अंग्रेज आए हैं और अंग्रेज को भगाने के लिए खुद की जान की बाजी लगाने वाला भी आदिवासी है। आपको अगर कला क्षेत्र है, सभी क्षेत्रों में यहाँ तक कि सभी क्षेत्रों के विकास के लिए जो सोच चाहिए, वो सोच की नींव आदिवासी सभ्यता से आती है। इसलिए जो भी आज कहते हैं कि भाई आपने नया उठा लिया है, आदिवासी कहाँ से आ गए, और आदिवासी थे फिर भी वो पढ़े लिखे नहीं थे तो तुमको इतिहास कैसे मालूम। जैसे कि तुम्हारे लोगों ने वेद ज्ञान जैसे रट के लिखा है ना यहाँ पे, जैसे मनु को टाइम था, ऐसी एक विभत्स यंत्रणा बनाने के लिए जहां पे इंसान का गौरव हो। कौन से इंसान का? जो सिर्फ ब्राह्मण है और बाकी इंसान को तुच्छ दिखाया जाए। ये जो टाइम मिला ना मनु को, उतना टाइम आदिवासियों को नहीं था। अगर किसी राजा की हिस्ट्री, जैसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बताऊं, जैसे मैं एक राजा हूं और मैंने 2-3 लड़ाई जीत ली है, समझ रहे हो आप? 2-3 लड़ाइयां मैंने जीत ली है। मैं मेरे राज्य के कवि को बुलाऊंगा, जो भी कविताएं पाटे रचता है उनको बुलाऊंगा। मैं बोलूंगा कि मेरी जो पराक्रम है, मेरा पराक्रम जो मैंने 2-3 लड़ाई जीती है, मेरा पराक्रम आने वाली पीढ़ी सुने, तो इसके लिए आप पाटा लिखिए। वो कवि पाटा लिखेगा। पाठा लिखने के बाद लोकगीतों में वो सादर होगा। राजा चला जाएगा 25-30 साल बाद या 50 साल बाद, लेकिन वो पाटा लोगों के दिल में और मुंह पे रहेगा। कहीं भी कोई त्योहार आता है, कहीं वो तिथि आती है, तो वो स्त्री या पुरुष वो पाटा गा के नृत्य करने लगेंगे। और ये पाटा मुंह पाठ होता है, लिख के नहीं होता, तो इसलिए पीढ़ी दर पीढ़ी आता है। और आज के इतिहासकारों ने इन्हीं पाठों को संजो रखा है, उसको पढ़ता है, उसको देखा है, उसके अर्थ निकाले और इतिहास बताया है। लोग कहते हैं कि सर आप प्रमाण कहाँ से लाते हो? दोस्तों प्रमाण बहुत है। मैं आपको ये भी बता दूं कि ऐसे बहुत सारे लेखक हैं जिन्होंने आदिवासियों के बाजू में लिखा, लेकिन उनका किताब कहीं कहीं एकाध लाइब्रेरी में मिल जाता है, उस किताब को ज्यादा फैलने नहीं दिया गया। मैं पुणे की लाइब्रेरी की बात कर रहा हूँ। पुणे में भी ऐसे कुछ रेयर किताब है जो मैं पढ़ चुका हूँ, वो किताब बाहर कहीं नहीं मिलेंगे। जो पुरानी संस्कृति वाली, जो पुरानी लाइब्रेरी थी, जो अंग्रेजों के काल से, बहुत सारे अंग्रेजों ने आदिवासियों के भील जनजातियों पे, संथाल पे, मुंडाओं पे, गोंडों पे, प्रधानों पे रिसर्च किया है। और उन्होंने ये इस बात को तय किया है कि आदिवासी कुछ भी करेंगे लेकिन धोखा नहीं देंगे। तो दोस्तों मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा इस वीडियो में। वो टिप्स के तहत हम चलेंगे और इस कड़ी को लेके चलेंगे, यानी आपको समझ में आ जाएगा कि असल में उस युगों में हुआ क्या था। जैसा कि आप ये भी जानते हो कि गौतम बुद्ध को मानने वाला बहुत बड़ा समाज है। जी हाँ दोस्तों, गौतम बुद्धा एक सभी के लिए आदर्श व्यक्तिमत्व रहे हैं। और कुछ लोग ऐसा भी दावा करते हैं कि तिरुपति में जो भी मूर्ति है बालाजी की, वो मूर्ति भी गौतम बुद्धा की मूर्ति है। इसका भी वो लोग दावा करते हैं और वो कहते हैं कि वो स्तूप है, बौद्धकालीन भाषाओं में वो स्तूप है। लेकिन दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि गौतम बुद्धा, लॉर्ड गौतम बुद्धा जब गौतम बुद्धा बनने के कगार पर थे और उन्होंने पहली बौद्ध जो संघ बनाया,
बौद्ध संघों की परंपराएं भी आदिवासी लोगों से स्टार्टिंग में मिलती थी। अभी आप बोलोगे ये कैसा हो गया, आदिवासी तुमने तो इधर भी आदिवासी घुसेड़ दिया। बात ये नहीं है, जब इंसान का जीवन शुरू था, इंसान कपड़े से लेकर अन्न तक और पत्थरों के औजार से लेके धातु तक जब वो अपनी परिक्रमा करते आया ना, तब एक रूल था। वो रूल था यहाँ के जनजातियों का, और जनजातियों में एक बहुत बड़ा रूल था। जैसे कि मैं वैद्य हूँ, मुझे लोगों को अच्छा करना आता है, तो मेरा समाज में स्थान तो बढ़ा है। जब तक वो वैद्य आएगा, किसी के घर में बैठेगा, किसी को अच्छा बनाएगा, लेकिन जब वो घर से निकलेगा और कॉमन आदमी में चला जाएगा, तो उसकी कीमत उतनी रहेगी जितनी गांव के एक छोटे आदमी की। यानी समानता। यह गणतंत्र और प्रजातंत्र आदिवासियों में पहले से है। अगर आप एक बात चाहो तो किसी भी फिल्म में और किसी भी किताब में अगर आप देखते हो, तो आदिवासियों को अगर दिखाया भी गया है तो उसको झुंड में दिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि आदिवासी इंसान, चाहे वो उस कबीले का कप्तान ही क्यों ना रहे, वो कभी अकेला नहीं सोचता। और आदिवासियों के कौन से भी सामाजिक जो निर्णय होते हैं वो सभा में होते हैं। जैसे कि आज अगर किसी गांव में सभा की प्रचा हुई, आम सभा जो संविधान में डाला गया शब्द है, वो आम सभा नहीं है। उसका अर्थ हजारों वर्ष पहले उसको गोंडी भाषा में मांडी कहा जाता है। मराठी में उसके बोला जाता है कि मांडी से मांडी लगा के बैठना, यानी मांडी। और मांडी वैसी होती है, सामने वाला आदमी कभी स्टेज पे खड़ा नहीं होता या कुर्सी पे बैठा नहीं होता, और नीचे बैठने वाला आदमी भी कुर्सी पे बैठा नहीं होता। दोनों आमने सामने जमीन पे बैठते हैं और विचार विमर्श करते हैं। इसको बोलते हैं मांडी। आपको ये मालूम है, भगवान बुद्ध ने भी इस सृष्टि के नियम को फॉलो किया, तो इसके साथ ही आदिवासियों के जो भी गणतंत्र नियम है वो भी उनके साथ आ गए। प्रारंभ के बौद्ध संघ भी आदिवासी सामाजिक परंपरा के नमूने थे। जी हाँ दोस्तों, गौतम बुद्ध ने आदिवासी गणतंत्रों में समाज जो जाति भेद से परे थी, बौद्ध ने ये एक देखा कि यहाँ पे आदिवासी समाज तो है, लेकिन आदिवासी समाज आज भी जाति, धर्म, प्रोपेगेंडे, अमका ढमका फलाना इससे परे है। और इसीलिए आदिवासियों को मुख्य धारा में, इस गवर्नमेंट के मुख्य धारा में लाने के लिए बहुत टाइम लगा, क्योंकि आदिवासी माइंड से भी तैयार नहीं थे। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि उनकी संस्कृति, उनका जंगल उनके लिए उनका विश्व है, और वो नेचर को फॉलो करते थे। ना नेचर उनको तकलीफ देता था, ना वो उनको नेचर को तकलीफ देते थे। जैसा कि मैं आपको एक बात बता दूं कि आदिवासी जो गणतंत्र सिस्टम थी, आदिवासी जो कल्चर सिस्टम थी, उसने आज भी सामाजिक बांधिलकी को बचा के रखा है। अगर आप समाज की बातें करते हो, अगर आप समाज में रहने की बातें करते हो, समाज में रहने की बात यह है कि आज भी आने वाले अपने वयस्क लोगों को आदर पूर्वक देखना, या ये बात हो गई कि और कुछ मूल्य है समाज में, ये भी मूल्य आदिवासी समाजों से आए हुए हैं। आपको एक बात मालूम है कि आदिवासी कोई भी हो, आदिवासी मुंडारी हो, संथाली हो, प्रधान हो, गोंड हो, महादेव कोली हो, कोरकू हो, भिल्ल हो, कोई भी हो, उनके सरनेम, उनके गोत्र तो हर इसमें नहीं है, लेकिन उनके जो सरनेम है और उनका एक कुल चिन्ह होता है, जो एक प्राणी होता है। हर कुलों में एक प्राणी दिया जाता है। हजारों प्राणी, हजारों पक्षी और हजारों पेड़ों से आदिवासियों की पहचान है। अब बोलेगे ये कैसे? जी हाँ दोस्तों, यही है। आपको एक मैं बात बता दूं कि मैं कन्ना के, मेरा सरनेम कन्ना के है, तो मैं अगर पूछता हूं तो मैं अपने पानुल पक्षी को पूछता हूं। जी हाँ दोस्तों, आपने अगर मगरमच्छ देखा है तो वो मेरा टोटेम है, मैं उसको मानता हूँ। और पेड़ जो है वो मेरा सालई का पेड़ है। जी हाँ दोस्तों, ये आदिवासी संस्कृति में एक एक को दी हुई जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी अगर वो आदमी फॉलो करता है, अगर मैं मेरे मगरमच्छ को बचाऊं, मैं पानुल पक्षी को बचाऊं, मैं सावरी के पेड़ को बचाऊं, तो मेरे जैसे कितने हैं आदिवासी? हर कुल में अलग पेड़, अलग पौधा, अलग प्राणी, अलग पक्षी। तो इतने सारे आदिवासियों ने कितने पेड़, कितने प्राणी, कितने पक्षी बचाए, और आज हम ही उन्हें कहते हैं कि तुम जंगल में रहते हो तो जंगल तोड़ डालते हो। और जो शहरों के नाम पे अतिक्रमण होता आया और जंगल हटते आए ना, इसी की ये मेन कारण है कोरोना के लिए। जो नेचर के अंदर जाके नेचर को फाड़ना, तो नेचर एक दिन हम सबको फाड़ देगी। यही तो बात है। तो दोस्तों आप समझ लो कि मैं क्या बताना चाहता हूं। आदिवासियों की जो सभ्यता रही है, आदिवासी जिस नेचर को मानता है, वो नेचर यही है कि किसी ना किसी को कुल चिन्ह के द्वारा
या कुल के द्वारा, या नाग वंश हो या मछली वंश हो, मत्स्य वंश हो, हर प्राणी को किसी न किसी आदिवासी को सौंप दिया गया है। और मैं ये भी आपको प्रूव करा दूं कुछ दिन के बाद कि जो भिल्ल है और जो मरार है, जो कुछ लोग हैं, ये भी गोंडवाना के वंशज है। इसके बारे में हमारा अध्ययन चल रहा है, हमारी टीम का अध्ययन चल रहा है। उसके बाद भी मैं वीडियो लाता रहूंगा, पहले आज इसके फोकस करते हैं। जैसे कि दोस्तों व्यापार में जो तकनीक हम यूज करते हैं, आज के व्यापार में क्या होता है कि तुम मुझे चीज दो, मैं तुम्हें कुछ ना कुछ दूंगा। आदिवासियों में तब पैसा नहीं था, वस्तु विनिमय पद्धति थी। तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, मुझे अगर मटका लेना है तो मैं जाके मटका लूंगा, और मटका जो मुझे दे रहा है मैं उसको क्या दूंगा? थोड़े से चावल, थोड़े से गेहूं, जो मेरे पास होगा। इसको कहते हैं वस्तु विनिमय पद्धति। और ये वस्तु विनिमय पद्धति आदिवासियों से स्टार्ट हुई थी। यानी आप एक जान सकते हो कि यह व्यापार सुविधा भी आदिवासियों से थी। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, आदिवासियों में एक शब्द बहुत कम था, वो था अविश्वास। आदिवासियों में जो नियम है वो नियम बहुत कड़क, यानी अगर आप समाज के साथ गद्दारी करने की कोशिश करते हो तो आपको मांदी में बुलाया जाएगा, मांदी में निर्णय होगा और उसको ज्यादा से ज्यादा समाज के बाहर, कबीले के बाहर भी निकालना पड़ता था, कभी कभी उसको बहिष्कार भी कर देते थे। इतने कठोर निर्णय थे। तो इन कठोर निर्णय को लेते हुए आदिवासी इंसान एक दूसरे को अविश्वास नहीं दिलाते थे या एक दूसरे को फंसाते नहीं थे, झूठ नहीं बोलते थे। और जब से गैर आदिवासी कबीलों में आना स्टार्ट हुआ और आदिवासियों का पतन होने लगा, और आदिवासियों का इतना पतन होने लगा कि उनको घुमा दिया गया। मैं आपको वो भी टिप्स बताऊंगा। आदिवासियों को प्रेशर में आने के लिए कौन कौन से कारण थे? वाणिज्य का फैलाव, उनकी भूमि पर सेनाओं के आने से, यानी आदिवासियों के कबीलों की भूमि पर कोई राजाओं की सेना आ गई, वहां पर बैठ गई और 3-3, 4-4, 5-5 साल वही रही, या हमेशा के लिए भी वही रह गई, ऐसे भी कुछ किस्से हैं। और ब्राह्मणों के पुनर्वास से दबाव आया आदिवासियों पे। जी हाँ दोस्तों, ये जो मैं पढ़ रहा हूँ ना, कोई लोग बोलेंगे ये आता है धनाधन धनाधन बोलता है और चला जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये कहाँ से लाया हूँ ये भी बताऊंगा, लिंक भी भेजूंगा, वहां पे भी पढ़ लीजिएगा। वाणिज्य का फैलाव, उनकी भूमि पर सेनाओं के आने से, ब्राह्मणों के पुनर्वास से आदिवासियों पर दबाव आया। जनजाति के प्रमुख सदस्य को, आप ये बारीकी से सुनिए, जनजाति के प्रमुख सदस्यों को हिंदू समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए धमकी का और सिद्धांत का सहारा लिया गया। बहुत सारे लोग हमारे कमेंट में कहते रहते हैं कि सर हिंदू धर्म को क्यों ब्लेम करते हो? अरे तुम्हारा साहित्य भी वैसा है। अगर आदिवासी सीधा जाने की बात करे और इतिहास की बात करे तो ब्राह्मण बीच में आ ही जाता है, तो हम क्या करें? हमें आज के ब्राह्मण को कोसना ही नहीं है, यानी आज के ब्राह्मण हमारे दुश्मन है ही नहीं, लेकिन जो इतिहास है वो कब तक छुपाओगे? जो है वो बता दो। वहां पे आदिवासी ने गलत काम किया तो वो भी बता दो, और आदिवासियों को शोषित किया गया तो वो ही बता दो। मैं इसलिए ये बता रहा हूं कि ये जो सिस्टम है ना, इसको ना कहीं से इसको मोड़ने की कोशिश की है। यहाँ पे सीधा लिखा है कि जनजाति के प्रमुख सदस्य को, आदिवासी जनजाति के प्रमुख सदस्यों को हिंदू समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए धमकी का और सिद्धांत का सहारा लिया गया। सिद्धांत कैसे? मैंने आपको बताया कि जैसे मैं बाघ को मानता हूं तो वहां पे दुर्गा माता चढ़ गई, मैं सांप को मानता हूं तो सांप पे विष्णु बैठ गए, ऐसे होता गया। हमारे यहाँ पे हाथी को पूजा जाता है, हाथी को प्रशिक्षण करने वाले एक स्पेशल जाति होती थी, गणपति बप्पा मौर्य बन गए। बहुत सारे ऐसे स्टोरी है। मैं किसी को ब्लेम नहीं करता, मैं किसी भगवान को झूठा नहीं कहता, लेकिन कहां से आया इसका तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा हमें, क्योंकि यहाँ पे आर्य आए हुए थे तो खाली हाथ थे, उनको कुछ नहीं, सिर्फ उनका माइंड शार्प था और उन्होंने यहाँ पे अपनी सिस्टम बनाई, जो सिस्टम आज भी उनको दे रही है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। आपको एक बात बता दूं कि जैसे आदिवासी हर क्षेत्र में अपना योगदान देता रहे, धातु युग से अश्म युग से बहुत काल तक खेती की सुविधा भी आदिवासियों से विकसित हुई है, वो भी मैं बताऊंगा। आपको बताऊंगी जो वनस्पति ज्ञान है, जड़ी बूटी का ज्ञान है, औषधि का ज्ञान है, वो भी आदिवासियों से ही आया है, जो आज मेडिकल भी इस बात को मानती है। ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट ने पशुओं के स्वास्थ्य एवं मानव को उपयोग आने वाली 7,500 प्रजातियां आदिवासियों के 9,000 पौधे की ज्ञान से मानकर आदिवासियों का सम्मान किया है। किसने? ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट ने। यानी मानव के उपयोग के लिए और पशुओं के उपयोग के लिए आदिवासियों ने बताए हुए 7,500 जो पौधे वनस्पतियां हैं वो विज्ञान को काम आई है आज के, तो इसीलिए आदिवासी समाज को वो सम्मानित करते हैं ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट वाले।
मैं आपको ये भी बता दूं कि दांतों की सुरक्षा के लिए दातुन, जड़े और मसाले, हल्दी का रसोई में उपयोग और मलहमों की खोज, यह भी आदिवासियों की देन है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, दांतों की सुरक्षा, दांतों की जो भी प्रॉब्लम्स है आपको, मसाले जो हम सब्जी में यूज करते हैं, वो मसाले की खोज भी आदिवासियों ने की है। हल्दी का रसोई में पहले उपयोग नहीं होता था, और गोंड लोग जो है हल्दी को बहुत ही पवित्र माना जाता है, हल्दी को माथे पे ही लगाया जाता है। तभी से हल्दी का धीरे धीरे रसोई में उपयोग होने लगा है। और मलहम जो हम आज देखते हैं, मुंह है, कोई है, डाबर है, वाबर है, हम मलहम लगाते हैं, तो वो मलहम की खोज भी आदिवासी बैगा जनजातियों से हुई है, ये भी माना जाता है। जोड़ों की बीमारी रतौंधी के उपचार का मूल आदिवासी ज्ञान में भी है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे यही नहीं तो बहुत सारे बीमारियों का ज्ञान हमारे आदिवासियों के पास है। लेकिन आज के दौर में होता क्या रहा है, ये होता रहा है कि हर बार आदिवासी कैसे तो भी पीछे निकल जाता है और कोई अमका डमका फिलाना आगे आके सब क्रेडिट ले लेता है। आज से ऐसा नहीं चलेगा और हम चलने भी नहीं देंगे। दोस्तों, यह व्लॉग आया है एक व्लॉग की साइट से, जो बहुत अच्छी पत्रकार की वेबसाइट है। वहाँ पे ये ब्लॉग है, मैं आपको नीचे लिंक दे रहा हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा इधर उधर लगता है तो आप लिंक पे जाए, ब्लॉग पढ़े, और ब्लॉग पढ़ने के बाद बताए कि कैसा लगता है। क्योंकि वो ब्लॉग मैंने ऐसे वेबसाइट, कोई लोकल वेबसाइट नहीं है, बहुत अच्छी पत्रकारों की वो वेबसाइट है, और उसी वेबसाइट से मैंने उनका लिखा हुआ ब्लॉग यहाँ पे पढ़ के यहाँ पे आपको बताया है। तो दोस्तों, ऐसे बहुत सारी जानकारी है। मैं अगर यहाँ से मैं आज से मैं आपको बता दूं कि मैं 50 सालों तक मैं आदिवासियों का इतिहास, आदिवासियों के कल्चर के बारे में बताऊंगा, तो इंडिया में बहुत सारे आदिवासी जातियाँ हैं, बहुत सारे धर्म हैं जो खुद को आदिवासी कहते हैं, बहुत सारी जाति जनजातियाँ है और अलग अलग कल्चर है। मैं बोलता रहूँगा, मैं बूढ़ा हो जाऊँगा, फिर भी ये टॉपिक खत्म नहीं होंगे। तो दोस्तों, मैं ये भी मानता हूँ कि आज का वीडियो बहुत ही लंबा हो गया है, फिर भी आप उस वीडियो को पूरी तरह से देखें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद बहुत कुछ नॉलेज आपको आ जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।